अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। कहाँ से देंगे? पैसा कहाँ से लाएंगे? किसके बाप के घर से लाएंगे? 20 साल बाद क्या संकल्प पत्र ला रहे हैं? 20 साल का रिपोर्ट कार्ड दीजिए, आपने किया क्या? बही खाता तो खोलिए। महागठबंधन का घोषणा पत्र था वो जुमलेबाजी था और आज का घोषणा पत्र मोदी की गारंटी और नीतीश कुमार का विश्वास है। इनका जो मैनिफेस्टो है संकल्प पत्र, ये ढाक के 3 पात्र हैं, ये जुमलेबाजी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। बिहार की धरती चुनावी रणभूमि बन चुकी है। एक तरफ है महागठबंधन जो अपने तेजस्वी प्रण के साथ सबसे बड़े मकसद को सामने रखकर उतरा है। हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का कानून, पुरानी पेंशन योजना को लौटाने का वादा, महिलाओं के लिए वित्तीय मदद और बिजली के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता देने के ठोस संकेत। दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार यानी एनडीए, जिसके घोषणा पत्र में युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर सबसे आगे, साथ ही महिलाओं के सशक्तिकरण को नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य और किसानों के लिए सम्मान निधि की राशि बढ़ाने का पक्का इरादा साफ साफ दिखता है। दोनों गठबंधन के वादों में कितना सच है और कितना सपना, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, ये किस रास्ते बिहार को कैसे देखना है तय ये भी करेगा। महागठबंधन का तेजस्वी प्रण हमें याद दिलाता है कि नौकरी, ओपीएस की वापसी, महिलाओं के लिए स्थिराए जैसे मुद्दे जनता की हकीकत से कितने जुड़ जाएंगे। वहीं एनडीए का 1 करोड़ नौकरियों का दाव, युवा वर्ग के हाथों में अवसर, क्या ये वादे नौजवानों की उम्मीदों को सच में पकड़ पाएंगे? क्या ये डबल इंजन की सरकार के कामकाज से भरोसा बना पाएंगे? आज के मौके पर हमारा काम है दहाड़ के जरिए आप तक 13% मतदाता यानी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स और जो यूथ वोटर्स हैं उनके दिल की धड़कन तक पहुंचना, हर वर्ग के सवालों को जगह देना, बताए गए हर संकल्प के पीछे की कहानी को सरल तरीके से समझाना। बिहार के घर घर में बात कर रहे होंगे इस वक्त, परिवार में बहस चल रही होगी कि कौन सा संकल्प सचमुच गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं, बुजुर्गों सभी के लिए फायदेमंद होगा। कौन सा विकल्प बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बेहतर हो सकता है? कौन ज्यादा रोजगार देगा? ओपीएस के साथ किसको कितना फायदा होगा? महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता कितनी स्थिर और लाभदायक होगी? बिजली सब्सिडी, घरेलू खपत कैसे सुधरेगी? और क्या ये चुनावी माहौल सरकार और ऑपोजिशन के बीच एक स्पष्ट विजन तय करेगा या फिर ये बस इन्हीं पलों की चिंगारी बनकर रह जाएगा? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएं। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित समाज और किसानों की चिंता एनडीए ने किया है और सभी वर्गों को साथ लेकर बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के नौजवान यहाँ इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिहार की महिला करोड़पति हो, इसकी चिंता क्या है। पहले वाला तो घोषणा पूरा हुआ नहीं, एक नया जो है आनंद फानन में जो है इन लोगों ने ये घोषणा पत्र जारी की है। इसमें कई ऐसी चीजें, अब बताइए स्कूल में मिड डे मील जो है वो देंगे, यानी इससे पहले जो है बढ़िया से ये लोग नहीं दे रहे थे। यानी आप देखिएगा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हर जिले में निर्माण करेंगे। जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, दवा नहीं होता, इलाज नहीं होता, केवल खाका खड़ा कर दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इन लोगों को सॉरी पत्र ला करके इन लोगों को माफी, बिहार 14 करोड़ बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए सवाल आपके सामने रखती हूं, जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही, प्रण वर्सेस संकल्प, वोटर्स के पास क्या है विकल्प? नौकरी पर है जोर, बिहार के युवा में किसका शोर? गारंटी है ये खास, बिहार किसका देगा साथ? घोषणा की झड़ी किसके वादे इरादे पर जनता को यकीन? तेजस्वी बनाम नीतीश, कौन पड़ेगा 20? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रवि त्रिपाठी मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा हमारे साथ चर्चा में हैं, अरुण कुमार यादव जी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कुंवर अजय सिंह साहब हैं जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में, और रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। रवि जी, गुड टू सी यू। सबसे बड़ी बात कि ऐसा लगता है कि आमने सामने वादों के लिहाज से एनडीए महागठबंधन दोनों नजर आते हैं। जितना भी चुनावी शोर बाकी चीजों को लेकर मचा हो पहले, लेकिन अब ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, और उसकी झलक साफ साफ दोनों के ही जारी किए गए घोषणा पत्र में साफ दिखती है। लेकिन विपक्ष ये पूछ रहा है एनडीए से कि भाई पिछले वादे तो बताओ, कितने पूरे किए, या एक बार फिर से वादों की झड़ी लगा दी? रिपीट मोमेंट क्यों है ये एनडीए का? हमको आपको बताना चाहेंगे, हमने वायदे पूरे किए हैं और आगे भी पूरा करेंगे, और यही विश्वास जनता को है। बिहार की जनता को ये भरोसा है, इसीलिए जमीन पर अगर जाती हैं तो आपको पता चलेगा कि महिलाएं भी हमारे साथ हैं, किसान भी हमारे साथ हैं, नौजवान भी हमारे साथ हैं। जहां तक आपने रोजगार के मुद्दे की बात की, तो रोजगार के मुद्दे पर जरूर बात है कि उधर से भी तेजस्वी प्रण किया गया, सिर्फ एक व्यक्ति का प्रण है। हमारी तरफ से संकल्प है और पूरे एनडीए का ये संकल्प है कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले हैं, 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है हमने पिछले 5 साल में। आंकड़ा कहता है कि 38 लाख के आसपास लोगों को नौकरी रोजगार दिया, और लगभग 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या कहीं ना कहीं नौकरी में हमने एडजस्ट किया है, और आगे करेंगे। और उसके लिहाज से प्रतिभा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका ब्लूप्रिंट है कि आप कैसे करेंगे। हर जिले में आप मेगा स्किल सेंटर खोलेंगे, लोगों को स्किल्ड बनाना है, ऐसा नहीं है खाली हवा में बातें की जा रही है। उसके अलावा आप फैक्ट्री खोलने की बात कर रहे हैं, हर जिले में फैक्ट्री खोली जाएगी, साथ साथ नए औद्योगिक सेंटर्स खोलने की बात की जा रही है। तो तमाम सारी बातें हम कर रहे हैं। देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, और आरजेडी ने 15 साल में जितना बेड़ा गर्क किया था बिहार का, उसको सुधारने में, कहते हैं ना कि बिगाड़ने में समय नहीं लगता है, बनाने में वक्त लगता है। तो 15 साल में बिहार को इतना नीचे ले गए कि उसको बनाते बनाते अब 20 साल लगा है, और अब कहीं ना कहीं पटरी पे, सड़क पटरी पे आ गई है। बिहार प्रदेश पटरी पे है, और मैं कहता हूं बार बार कि रनवे पे है, अब फ्लाइट उड़ने वाली है। मतलब बिहार का विकास की रफ्तार जो है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, और अब उड़ने वाला है। तो वैसी स्थिति है जिसमें इंडस्ट्री भी होगी, जहां किसानों का ख्याल भी रखा जाएगा। 6000 से बढ़ाकर 9000 किसानों को जो किसान सम्मान निधि की बात की जा रही है, महिलाओं को 10,000 उनके अकाउंट में भेजा जा चुका है, और उनके बिजनेस के लिए कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश करें। महिलाएं, आप जीविका दीदी अगर बिहार में आएंगी, आप गांव में घूमेंगी, तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को कितना मजबूत किया है इस सरकार ने, मोदी और नीतीश की सरकार ने। महिलाएं कितना मजबूत अपने को गर्वान्वित महसूस करती हैं इस राज्य में, क्योंकि उनको सेल्फ डिपेंडेंट आपने बनाया है, उनको खुद से पैरों पर चलना सिखाया, और महिलाओं को तमाम चीजों से आजादी मिली है। इस प्रदेश में आप देखेंगे तो विकास तो हुआ ही है, साथ साथ सड़क है, बिजली है। अच्छी बात है, चुनाव आते हैं, मैं तो कहती हूँ चुनाव आते हैं तो कम से कम लोगों का फायदा हो जाता है, कुछ हो ना हो, और उनके लिए वो फायदा होना बहुत जरूरी है। भले ही कुछ ऐलानों में सिमट कर रह जाए, कुछ जमीन पर उतर जाए, लेकिन कम से कम चुनाव के समय लोगों के लिए कुछ फायदा पहुंचाने की कोशिश तो की ही जाती है जो जीतता है। अरुण कुमार यादव साहब, तेजस्वी एक नई राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी प्रण निकाला गया है। बार बार एनडीए ये कहता है भाई व्यक्ति विशेष कब से आपका घोषणा पत्र होने लगा, जिसमें आप एक ही व्यक्ति का नाम रखते हुए प्रण लेते हुए नजर आ रहे हैं। रोजगार, ओपीएस, युवाओं की आवाज, ये सब कुछ बात हो रही है आप लोगों के संकल्प पत्र में। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि तेजस्वी का जोश लोग ज्यादा पसंद करेंगे या नीतीश कुमार का तजुर्बा ज्यादा पसंद करेंगे? क्योंकि एक विश्वास बना है नीतीश कुमार के द्वारा जनता के बीच में। तो ऐसा क्या होगा आपके इस घोषणा पत्र के जरिए कि जनता मजबूर होगी आप पर भरोसा करने के लिए और सरकार बनाने में मौका देने के लिए? देखिए पूर्णिमा जी, आप तो जानते हैं 2 दशक से बिहार में नीतीश जी सरकार में है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। 17-18 साल से भारतीय जनता पार्टी भी नीतीश जी के साथ है। 11 साल से केंद्र में भी इनकी सरकार है। कह सकते हैं बिहार में डबल इंजन की सरकार 11 साल से।
लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में तीव्र गति से विकास होता है। लेकिन जब आप बिहार को देखेंगे 20 वर्षों में बार बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, विधि व्यवस्था की बात करेंगे, हमारी पुरानी सरकार को कोसेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो 2 दशक में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना। अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए। बिहार की राजधानी पटना है, पटना कैपिटल, क्राइम कैपिटल बन गया है। यह स्थिति है बिहार की। और आपने देखा ये चुनाव आचार संहिता लागू है और आपने देखा किस तरीके से एनडीए के एक बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ताओं की गोली मारकर दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। यह माहौल है। अगर नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखेंगे विकास के मामले में, साक्षरता दर में अंतिम पैदान पर, निवेश के मामले में अंतिम पैदान पर, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में अंतिम पैदान पर 1 नंबर में कहां बिहार है? बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, अपराध में, गरीबी में, भूखमरी में, पलायन में। पलायन का आंकड़ा तो भारत सरकार ने पिछले दिनों राज्यसभा के अंदर कहा। और आपकी सरकार में कितना था ये सब? पलायन कर जाते हैं। आपकी सरकार के समय कितना था? अरे अब मेरी सरकार की बात छोड़िए ना, 20 वर्षों का हिसाब किताब में जानना चाहते हैं। हिसाब किताब तो सबका होना चाहिए ना सर, क्योंकि हिसाब किताब तो सबका होना चाहिए, तो क्यों छोड़ दे? पूर्णिमा जी, क्योंकि इन लोगों ने बिहार की जनता को बरगला कर गरीबों की शासन जो थी, हम लोगों की सरकार, दिग्भ्रमित कर अपना शासन स्थापित करने का काम किया। तो बताना पड़ेगा ना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला, बंद पड़ी चीनी मिल क्यों नहीं चालू हुआ। यूपीए की जब सरकार थी, हमारे नेता लालू यादव जी रेल मिनिस्टर थे, तो 3 रेल कारखाना बिहार को देने का काम किया। 11 साल में आपने क्या दिया? केंद्र में आपकी सरकार है, बताइए, एक सुई की फैक्ट्री बिहार में नहीं लग पाई। इसका हिसाब कौन देगा? ठीक है, ये तो देंगे, ये तो देंगे ही, तो जनता तो आंकड़े हिसाब मांगती है ना साहब। हाँ, बिल्कुल नहीं बिल्कुल मांगती है, लेकिन जितने आंकड़े आपने अभी इनके गिनाए, बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर एनडीए के गिनाए, अपने समय की बेरोजगारी दर का भी जिक्र कर देते, क्या दिक्कत थी? अपने समय का कन्विक्शन रेट का भी जिक्र कर देते, कितने केसेस दर्ज ही हो पाते थे, इस बात का जिक्र कर दीजिए। जंगल राज को याद कर लीजिए रवि जी। नहीं, जब अरे भाई जब सर हिसाब किताब होगा तो फिर बराबरी पर होगा, हिसाब किताब होगा तो बराबरी पर होगा बिहार में, और जिसकी वजह से जवाब दे रहे हैं रवि जी, जवाब दे रहे हैं। फिर उसके बाद कुंवर अजय जी आपके पास आती हूँ, नीरज जी फिर आपके पास, रमनीश जी फिर आपके पास। रवि जी पहले जवाब देंगे। पूर्णिमा जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि इनके जमाने में अपहरण एक उद्योग था, उद्योग नहीं लगता था, अपहरण एक उद्योग था, फिरौती एक अरे इधर उधर की बात मत कर यार, ये तो बताइए दफ्तर से जो अपहरण का उद्योग था मुख्यमंत्री के कार्यालय से चलाया जाता था, और यही फिल्में बनती थी। बिहार का आईना दिखाने के लिए अपहरण जानना चाहती है। आपने 20 साल में क्या किया? 11 साल से केंद्र में सरकार है, क्या किया? बिजली है, आपने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, क्यों नहीं दिया? आपने महंगाई कम करने की बात कही थी, क्यों नहीं किया? आपने प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने की बात कही थी, क्यों नहीं दिया? आपने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी 2022 तक, आपने क्यों नहीं किया? ये बताना चाहिए ना। ये हिसाब आपकी वजह से नहीं है, आप इसको फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। जनता नहीं, ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, सीधे डेटा पर बात होनी चाहिए। वादे करने में क्या जाता है? 100 भर दीजिए, 150 भर दीजिए, लेकिन जब बात होगी तो फिर आंकड़ों पर बात होनी चाहिए। किसके वादे कितने अधूरे, किसके समय में क्या था क्या नहीं था, हकीकत पर बात होनी चाहिए, तभी तो जनता तय करेगी कि उसे किसे चुनना है और किसको नकारना है। कुंवर अजय सिंह साहब आपके पास आती हूँ। रवि जी थोड़ा समय प्लीज दीजिएगा मुझे। कुंवर अजय सिंह साहब, वादों की झड़ी लगी है, महागठबंधन कहता है कि डबल इंजन जो है वो धीमा इंजन हो चुका है। अब आप तो सर दोनों इंजन का हिस्सा रहे, आरजेडी के साथ भी रहे, फिर बीजेपी के साथ भी रहे, तो जरा बता दीजिए कि किसके इंजन को खींचने में ज्यादा मेहनत लगी और किसका पटरी पर रुककर थम गया? मतलब विकास के लिहाज से
किस समय में ज्यादा जनता को जो कहा गया वो मिल गया? कुंवर अजय साहब। पूर्णिमा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूं और आरजेडी के प्रवक्ता भाई अरुण जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि माननीय लालू जी का चेहरा आरजेडी के पोस्टर से क्यों हटा दिया गया है? ये शायद इसलिए ताकि बिहार की जनता लालू जी के जंगल राज को भूल जाए। कहाँ नजर आ गया? कहाँ नजर आ गया? तो एग्जाम्पल दीजिए लालू जी की। कुछ क्यों बोल रहे हैं? अरुण जी ओपनिंग स्टेटमेंट के बीच में नहीं सर, उसके बाद आप बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। माँ बाप के, मम्मी पापा के जंगल राज्य को, जिसको मैं बार बार कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि बाप नंबरी और बेटा 10 नंबरी, ये मैं नहीं, बिहार की जनता बोलती है। तो माँ बाप, मम्मी भैया, पापा, नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा 2015 में देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 33 घोटाला का आरोप लगा। और सुन लीजिए, अरुण जी, वो जंगल राज के निकल चुके हैं बिहार अरुण जी, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं सर, अरुण जी एक बात मैं क्लियर कर दूं, दहाड़ में चर्चा ऐसे नहीं होती है। नहीं, ऐसे चर्चा दहाड़ में नहीं होती है। हमेशा बीच में बोल के दूसरे को इंटरप्ट यादव जी नहीं करेंगे। अपनी बारी में बोलिएगा ना, आपको समय जब मिलेगा उसमें बोलिएगा ना। हर घर में अपने समय में बोलिएगा। पहुंच चुकी है, हर घर में नल का जल है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है और बिहार का विकास दर देश के सर्वोच्च कुंवर साहब, मेरा सवाल था कुछ और, सर्वोच्च स्थान पे बिहार का कुंवर साहब मेरा सवाल कुछ और था। तो वर्तमान समय में बिहार कुंवर की साहब जनता मेरा सवाल कुछ और था। हम पूर्णिमा जी, हमारे साथी बदलते रहे, कभी हम फूलों के बाग और कभी काजल की कोठरी में रहे, लेकिन काजल की कोठरी में रह करके भी बेदाग निकले और हम जानते थे कि काजल की कोठरी वाले सुधर गए होंगे। खुद ही गए थे ना, काजल की कोठरी अगर अब लगती है बेटा 10 नंबरी निकले, इसलिए खुद ही गए थे ना काजल की कोठरी में तय करके। बेटा 10 नंबरी को छोड़ दिया गया। शायद बिहार की जनता इस बात को समझती है कि चाहे किस बिहार की जनता की चिंता लालू प्रसाद यादव को या तेजस्वी यादव को नहीं है, ठीक है, महागठबंधन को बिहार की चिंता नहीं है। उन्हें लालू जी की लालटेन की चिंता है, जो लाला और लाली मिला के जो इनके टेन है, ठीक है, केवल उसी की चिंता है, बिहार की जनता की चिंता नहीं है। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि 25 कुंवर अजय साहब जो भी है, लेकिन अभी भी ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचल में बिजली से लेके, सड़क से लेके, स्वास्थ्य जैसी बहुत सारी समस्याएं हैं सर। एक लंबा वक्त रहा और इसको भी आपने शामिल किया था अपने घोषणा पत्र में। ठीक है, आपको ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं है कि ऑल इज वेल है, अभी भी बहुत काम करना बाकी होगा। नहीं, लेकिन रवि जी हर जगह सब कुछ दुरुस्त नहीं है। अगर दुरुस्त हो जाएगा सब जगह तो फिर सरकार बनाने की जरूरत ही नहीं है ना सर, फिर तो सब कुछ ठीक ही है, फिर क्या समस्या है? सुधार की जरूरत है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बिजली आज की डेट में 22 से 23 घंटे गाँव में मिल रही है पूर्णिमा जी, ये भी हकीकत है। और बिहार में इस वजह से आपको बताऊं कि जो कोरोना के दौरान में बच्चे आए यहाँ गांव में अपने घर में रहने, वो आज वर्क फ्रॉम होम बिहार में रह के कर रहे हैं। और स्वास्थ्य का क्या त्रिपाठी जी, स्वास्थ्य का क्या? ग्रामीण अंचलों में, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कनेक्टिविटी की भी समस्या है, वहाँ स्वास्थ्य का क्या? बड़े बड़े आप एम्स का नाम ले लीजिएगा सर, है ना, आप नाम लीजिएगा, लेकिन अभी भी छोटे अस्पतालों की जरूरत दूर दराज के इलाकों में अभी भी उसकी कमी महसूस होती है। ठीक है, आप हो सकता है उसमें, देखिए सुधार की गुंजाइश हमेशा है, लेकिन बहुत काम सरकार ने किया है। ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहें, शिक्षा के क्षेत्र में कहें, सड़क के क्षेत्र में कहें, बिजली के क्षेत्र में कहें, हर क्षेत्र में काम हुआ और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। नीरज जी, हर परिवार से बस सर अच्छा 10 सेकंड बोल लीजिए, यादव जी 10-20 सेकंड ले लीजिए, फिर उसके बाद नीरज जी आ रही हूँ। देखिए पूर्णिमा जी जो आपने सवाल किया जेडीयू प्रवक्ता से, उन सवालों का वो जवाब नहीं दे पाए। दिया ना, देता हूँ, आरजेडी को बताया ना काजल की कोठरी, दिया जवाब। वही तो नहीं, बहुत साफ बताया, काजल की कोठरी से और क्या अच्छा आपको सुनना है अपने लिए, बताइए। सुन लीजिए ना पूर्णिमा जी, 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार था, उसी महागठबंधन सरकार में तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। ठीक है सर,
IT पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, और वादा कितने का किया था? काम किया। उस सरकारी वादा- नौकरी के बदले वादा कितने का किया था? उस सरकारी वादा नौकरी कितने के का किया था बदले सर? किसी प्रकार की और अभी भी दे दीजिएगा नहीं सरकारी नौकरी, पहले उतनी सरकारी नौकरियां बिहार में हो तो उस मिनिमम नौकरी के बदले मिनिमम आंकड़े के हिसाब से यादव जी सुनिए सर, बेसिक 18,000 रुपए किसी सरकारी एम्प्लॉय को मिलेगा ही। उस नौकरी के बदले 18,000 के हिसाब से जितनी नौकरियों का वादा इस बार किया गया है उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो उतना पैसा नहीं है बिहार में, उतना पैसा नहीं है बिहार के बजट में सर। ठीक है, ओके नीरज जी, ठीक है, मुझे नीरज जी को लाने दीजिए, फिर उसके बाद रमनीश जी के पास आती हूँ। नीरज जी ओपीएस का जो मुद्दा है वो तो आप लोगों के बड़े दिल का करीब है और मुमकिन है कि शायद आप ही लोगों की तरफ से सजेशन भी दिया गया हो कि तेजस्वी प्रण में शामिल कर लीजिए, जरा ओपीएस के मुद्दे पर भी बात हो जाए, उसकी वापसी की। लेकिन फिर वही वाली बात है कि आर्थिक रूप से कितना इसकी आपको संभावना नजर आती है? आर्थिक तौर पर इसकी संभावना को समझना होगा या फिर सिर्फ एक भावनात्मक तौर पर वोटर को जोड़ने की कोशिश इस वादे के जरिए है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो एक व्यक्तिगत बात, रवि भैया को कैमरे के इस तरफ देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं और ये हमेशा कैमरे की दूसरी तरफ रहते थे। तो अच्छा है, जहां भी हैं अच्छा करें, ये मैं इनको शुभकामना देता हूँ। लेकिन इससे ये नहीं होगा कि मेरी जो इनकी पार्टी और विचार के प्रति जो तलखी है वो कम हो जाएगी। ये बीजेपी इंडिया का यूट्यूब का पेज है, इस पे ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाया जा रहा है जिसमें इन्होंने अपना संकल्प पत्र लॉन्च किया। आप देख पा रही हैं कितनी देर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 1 मिनट 50 सेकेंड। इस 1 मिनट 50 सेकेंड की प्रेस वार्ता जिसमें संकल्प पत्र की फोटो दिखाई गई, वो दिखाकर तो नेता चले गए, उस पर अब हम लोग पिछले 1 घंटे से चर्चा कर रहे हैं। अच्छा। बहरहाल मजेदार बात यह है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक सवालिया निशानों में है, लेकिन जिसका नेतृत्व है उस व्यक्ति ने पिछले 20 साल के अपने लेखा जोखे को 20 सेकंड भी जनता को बताना उचित नहीं समझा। तो जनता के प्रति इनकी क्या जवाबदेही है वो तो सबके सामने है। आपने आरजेडी के प्रवक्ता से बड़ा अच्छा सवाल पूछा था, मुझे लगता है उनको समय नहीं मिला, तो मैं जवाब देता हूँ। गुंडा राज की बात हो रही थी ना, अभी आप ही पढ़ रही थी कि दुलारचंद यादव के साथ क्या हुआ। बीच चुनाव में एनडीए का प्रत्याशी असला बारूद लेकर 50-50 गाड़ियां लेकर चल रहा है, और जहां पर एक आम व्यक्ति अगर अपने घर से गाड़ी में निकलता है तो उसे 10 चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है। वो असला बारूद लिया हुआ एनडीए का प्रत्याशी, उसे कोई जांच नहीं कर रहा था। और आंकड़ों में समझ लीजिए, 2004 में जो आंकड़ा था अपराधों का, आज की स्थिति में बिहार की पुलिस का आंकड़ा कहता है कि 303% का इजाफा पिछले 20 साल में अपराधों में हुआ है। अच्छा। ये बिहार की पुलिस कहती है। उसमें सबसे हैरान करने वाला आप आंकड़ा समझिएगा तो और हैरान होइएगा कि बिहार पुलिस के ऊपर जो हमले होने शुरू हुए उसमें लगभग 1500% का इजाफा है। तो जिस प्रदेश की सरकार में एक मूर्छित मुख्यमंत्री है, जिन्हें यह नहीं मालूम कि उनकी सरकार में जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को बचाने की, उनके ऊपर रोज हमले होते हैं। आपको आज आरा की भी कहानी पता होगी कि आज 2 मर्डर हुए। आपको यह भी पता होगा कि वो संतोष नामक पुलिसकर्मी जिसका गला रेतकर आज हत्या कर दी गई। ये सारी बातें तो आपके सामने है ना आंकड़ों के साथ। तो बिहार की स्थिति तो यही है कि जब मुख्यमंत्री जी के पास 20 सेकेंड उनके 20 साल का हिसाब किताब देने के लिए नहीं है, तो बिहार की जनता ये समझ चुकी है कि उन्हें किसकी बात पर विश्वास करना है। जहां तक रही तेजस्वी प्रण की बात, तेजस्वी का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो होता है चमत्कार, ऊर्जावान, जो हम बिहार को बनाना चाहते हैं। ये उसका प्रण है, और उस प्रण में खुद को बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं। सर पूछा पूर्णिमा जी, जो आर्थिक एंगल आपने मुझसे पूछा, नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये जो आपने तेजस्वी का शाब्दिक अर्थ बताया, ये खुद के लिए बताया या जनता के लिए बताया? ये तो मैंने जिसको समझ नहीं आ रहा था उसको समझाने के लिए नहीं, ये तो मुझे लगता है कि जनता भी समझी हुई है, मुझे लगता है कि खुद को बार-बार बताने में शायद आपको थोड़ा बेहतर महसूस होगा। सर आप बार-बार बताइएगा कि तेजस्वी का मतलब दरअसल ये है, लेकिन सब जानते हैं कि वो तेजस्वी
किसके लिए लिखा गया है, किसको आप ऊर्जावान बता रहे हैं और किसके घोषणा पत्र को आप ऊर्जावान बता रहे हैं, उस नाम के साथ उसको आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, एक बार रमनीश जी मैं आपके पास, ठीक है समय बस आती हूँ कुछ मुझे अगर, ठीक है क्योंकि बहुत देर से मैं इंतजार नहीं समय समझ रही हूँ, लेकिन फिर एक एक कमेंट बाकी सबसे नहीं हो पाएगा क्योंकि डिबेट खत्म होने का भी समय है। मैं जल्दी से एक बार रमनीश जी से एक भी प्रतिक्रिया नहीं ले पाई हूँ, उनसे मैं ले लेती हूँ। रमनीश जी, ओवरऑल वादों की झड़ी दोनों तरफ से भर भर के नजर आ रही है, लेकिन चाहे एसआईआर से लेके वोट चोरी, बहुत सारे मुद्दे उठे, लेकिन अंत में आना पड़ा पार्टियों को उन्हीं मुद्दों पर जो वहां की जनता के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। लेकिन बात यह है कि नौकरियों का ऐलान कर देने से क्या वो नौकरियां मिल जाएंगी? इधर 1 करोड़, इधर पता नहीं कितनी लाख, हर घर से एक सरकारी नौकरी, कैसे होगा ये संभव? आपको नजर आता है? ऐसा नहीं लगता है कि घोषणा पत्र एक तरीके का राजनीतिक हथियार बन गया है कि बस लुभा लो जनता को और वोट बटोर लो? बिल्कुल। मुझे लगता है बिहार की जनता भी इतनी भोली भाली नहीं है कि आप 2005 से लेकर के अब तक यदि बात करें नीतीश बाबू की या बीजेपी से मिली जुली जो सरकार है हमारी, और वो सिर्फ प्रलोभन देते रहते और दिग्भ्रमित करने का या भ्रम में डाले रहते, तो बिहार की जनता मुझे लगता है बड़ी आसानी से इनको बार बार चुनाव में ले आती। ऐसा नहीं है। बिहार की आम जनता जो है, खास करके जनता जनार्दन बहुत समझदार है। और फिर मैं बात करूं, इसके पहले अभी बात की रहे तेजस्वी का अर्थ बिल्कुल ऊर्जावान और चमक और प्रकाशवान हो सकता है। लेकिन बिहार वाले जो तेजस्वी यादव हैं, उनको हम तेजस्वी प्रण जिस तरह का संकल्प वो घोषणा पत्र लेके आए हैं, कैसे मालूम? तेजस्वी का मतलब IRCTC घोटाला में जो चल रहे हैं उसका वो मतलब हम समझें, या मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो चल रहे हैं वो हम समझें, या लैंड फॉर जॉब्स जो उनका मामला चल रहा है उसमें हम समझें। जो कन्विक्टेड लोग हैं, जो कन्विक्टेड ED और CBI और ये सब में चल रहे हो, उसको हम तेजस्वी मान लें, बिहार के तेजस्वी मान लें। और आज कांग्रेस पार्टी भले उसको आप तेजस्वी माने या आप CM प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको कुछ भी आप मान लें, मानते रहें, लेकिन बिहार की आम जनता कम से कम उनको तेजस्वी नहीं मानने वाली है, और वो कुछ ऐसा कुछ करें। और दूसरी बात है कि लालू जी का लालटेन में अब तेल नहीं रहा है। लालू जी के लालटेन में उनकी जो चमक है पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने जो विकास का बयार अब तक 2005 से लेके अब तक लेके आए हैं, चाहे गांव की 35% 2005 से पहले की बात करें तो मात्र जो है गांव और से जो सड़क जो जुड़ा हुआ था मात्र 35%। आज जाकर के आप देखिए हर एक गांव में आपको सड़क से जुड़ा हुआ। बिजली जो हम लोग 1947 से लेके अब तक लोग मतलब इंतजार ही कर रहे थे, आज आप 100% गांव में आपको बिजली, सड़क, पानी सब कुछ मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। फिर बात करें कि हम एम्स की बात करें, चाहे सिवान की बात करें, छपरा की बात करें, चाहे गया की बात करें, हर जगह आप देखिए कि किस तरह से विकास का जो एक सूत्र बांधा है भारतीय जनता पार्टी ने, जदयू की सरकार ने, उसमें कम से कम जुड़ा हुआ है। लेकिन पहले जो विकास 15 साल का जो लालू जी का और राबड़ी जी का जो विकास 15 साल रहा, अंधकार रूपी जो छाया जो पड़ा हुआ था, उसी में सबसे पहले तो 1947 से लेके 90 तक की बात करें, 1990 तक की बात करें, कांग्रेस की सरकार कमोबेश रही। आखिर बिहार में इतनी गरीबी और जंगल राज का रूप क्यों धारण किया हुआ था? आजादी के बाद और उसके बाद नहीं, आजादी के बाद तो बिहार का योगदान बहुत बड़ा रहा। नहीं, रहा यदि रहा, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद सरकारें बदली, अच्छा ठीक है, सरकारें बदली तो फिर लालू प्रसाद यादव ही तो आए ना सत्ता में, और लालू प्रसाद यादव आए 2005 से लेकर के 1990 से लेकर के 2005 तक सरकार में रहे, कांग्रेस की भी उसमें रही। उसके बाद भी बिहार जो बीमारू राज का बिहार फिर भी बीमारू राज ही बना, बिहार बीमारू राज ही बना रहा, बिहार में तंगहाली ही रही, बिहार में शिक्षा ही रही। स्कूल के नाम पे चरवाहा विद्यालय के अलावा आपने लालू प्रसाद यादव जी ने, राबड़ी जी ने क्या खोल दिया? कुछ खोला क्या? नहीं खोला ना। उद्योग के मामले में अपराध, फिरौती और रंगदारी वाला उद्योग तो चलता रहा ना, उसके अलावा क्या चला? ठीक है, एक बिहार की आम जनता, हम भी एक आम जनता है, उसके नाते हम जानना चाहते हैं कि आज विकास के मुद्दे यदि हैं, आप 3.25 करोड़ जो रोजगार की बात करें, जो नौकरी की बात करें, कहां से दे देंगे भैया? बजट से 6 गुना ज्यादा आपके नौकरी लगे, नौकरी में पैसा लगा। 1 करोड़ को कहां से दे देंगे? नहीं, अभी सरकारी नौकरी वालों को 3-3 महीने में उनकी सैलरी आती है,
आप जो कहें ना। पेंशनर्स हैं 3-3 महीने में उनकी पेंशन पूर्णिमा आती जी, है, पूर्णिमा जी। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कह चुका है, तो कब किसने ध्यान रख लिया भाई? मोदी जी हम ने- सिर्फ ऐलान कर सुनिए। देंगे कहां से, अभी तो दे नहीं पा रहे हैं ना बिहार सर। में हमारी माताएं कहती हैं कि हमारा बेटवन जो है 200 रुपया भी नहीं देता और वहां की सरकार 1100 रुपया दे रही है। आप किसान सम्मान निधि में 1 रुपया मिला था क्या आज तक? ठीक नहीं है, मिला था ना। मेरे पास 75 लाख कितना महिलाओं समय को जरा एक 10,000 बार मुझे रुपया बताएंगे? दिया है आज तक किसी ठीक ने? है। लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है ठीक क्या? है। बेटवन को दिया है। ठीक है, हमेशा। एक परिवार को क्लोजिंग छोड़ के कमेंट किसी की को दिया तरफ है अब क्या? रमनीश जी मुझे इजाजत के साथ प्लीज जाने दीजिएगा। 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ, अनइंटरप्टेड टाइम रहेगा। अरुण जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ, रवि जी, नीरज जी आपके पास, फिर कुंवर अजय जी आपके पास आती हूँ। पूर्णिमा जी अभी राजनीतिक विश्लेषक शुद्ध रूप से भाजपा प्रवक्ता की तरह यहाँ बोल रहे थे। चरवाहा विद्यालय के बारे में उनको जानकारी नहीं होगा तो अध्ययन कर लेंगे। चरवाहा विद्यालय को दुनिया ने सराहा, यूनिसेफ ने सराहने का काम किया। इनको जानकारी नहीं था उनका क्या कंसेप्ट था। तो ये लोग जो है ना इस तरह से र्यूमर फैलाने का काम करते हैं। और तेजस्वी यादव जी ने 17 माह में करके दिखाया है जो काम 17 साल में भाजपा ने नहीं कर पाया। इसीलिए बिहार में जन विश्वास का प्रतीक बन चुके हैं वो। और ये कह रहे थे घोटाले की बात, सबसे देश का भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा था मोदी जी ने, और 33 घोटाला का आरोप लगाया था और सैकड़ों घोटाले आज हुए हैं। उस पर क्यों नहीं ये बोलते हैं? तेजस्वी यादव जी को तो एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया। और लालू जी को, जानता है और लालू जी को, अगर लालू जी सुन लीजिए, बिल्कुल कोर्ट से कनेक्टेड है भाई। रवि जी, कोर्ट ने उनको चारा चोर की उपाधि रवि जी टाइमर रखूंगी प्लीज, क्लोजिंग कमेंट। ठीक है सर, हो गया, 1 मिनट से ऊपर चला गया है। यादव जी 1 मिनट से बहुत ऊपर चला गया है, प्लीज सर, समय नहीं है। आप तो बीच में टोक ही दिए तो 1 मिनट हमको अरे सर 1 मिनट के बाद टोका मैंने, आपका टाइमर पर ध्यान नहीं गया था। मैंने 1 मिनट के बाद आपको टोका। रवि त्रिपाठी जी 1 मिनट आपके लिए रख रही हूँ। पूर्णिमा जी, सबसे पहले यादव जी ने खुद ही अपने आप बता दिया कि इन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला और चारा खा गए। चारा घोटाला वहीं से निकला और उसी चारा घोटाला में लालू यादव जी जेल गए। उसमें कोई बीजेपी ने नहीं इनको जेल भेजा था, इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसके जांच में फंसे थे और लालू यादव जेल गए। और वही नहीं, जमीन का घोटाला, चारा घोटाला, तमाम इतने घोटाले इनके नाम से हैं कि लंबी फहरिस्त इन घोटालों की। और दूसरी बात भरोसे की, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि लालू यादव वो भरोसा खो चुके हैं, तेजस्वी यादव वो भरोसा जनता का खो चुके हैं। चाहे लाख कोशिश कर ले, लाख वायदे कर ले, भरोसा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर ही है बिहार की जनता को, क्योंकि उनको पता है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। और यही नहीं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे तमाम देश की जनता ने उन पर भरोसा किया और लगातार तीसरी बार हम लोकसभा में जीत रहे हैं। उसके अलावा कई राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं, तो हम भरोसे पर अपने कायम रहते हैं। ये जनता को पता है, जनता को लेकिन वादों से कायम रहेगी। ठीक है, जनता को लेकिन वादों से ज्यादा डिलीवरी की गारंटी चाहिए। और वो डिलीवरी की गारंटी के साथ 13% जो युवा और जो नया वोटर है ना सर, वो बहुत इस मामले में क्लियर है अपने माइंड में कि कहने से नहीं चलेगा, करके दिखाना होगा। तो पूरा हिसाब किताब फिर वो लेंगे, फिर पूरा हिसाब किताब लेंगे। कुंवर अजय जी जुमलाबाजी करने वाले लोग हैं। ठीक है सर, इसको नहीं पता है। ठीक है सर। कुंवर अजय जी, और आज तक बिहार में जेल जाने वाले तो नहीं है, पूर्णिमा जी जेल तो नहीं जाते। बिहार की जनता की पार्टी, देखिए हम जुमलेबाजी करते हैं। ये बीच में इनका माइक बंद करिए। आपका उठा है कुंवर अजय जी, बोलिए। पूर्णिमा जी, बिहार की जनता ये जानती है कि माँ बाप के सरकार में जो नहीं हो पाया वो ये 10 नंबरी बेटा कैसे कर पाएगा जो अनपढ़ गंवार है। तो ये अपना विश्वास खो चुके हैं। और रही आधुनिक विकास के निर्माता माननीय नीतीश कुमार, जिन्होंने बिहार की चहुमुखी विकास किया है, चारों तरफ से विकास किया है, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, बच्चियों को स्कूल जाने का क्षेत्र हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, हर क्षेत्र में जिन्होंने विकास किया है। आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार को बिहार की जनता नीरज जी जिताने जा रही है। 25 से 30 फिर से नीतीश करने जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार। नीरज जी 30 सेकंड सर। पूर्णिमा जी, हम तो बिहार को तेजस्वी बनाने की राह पर चल चुके हैं, जहां पर हर परिवार के अंदर हम एक सरकारी नौकरी देंगे और उसका जो आर्थिक खाका है वो भी तैयार है। आप सिर्फ रुकिएगा 20 दिन, जैसे ही सरकार बनेगी 14 के बाद
आपके सामने वो पूरा मॉडल भी आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो मनुवादी सोच बार बार आपके पैनल पर दिखती है, उसको रोकिए। कोषागार घोटाले को चारा घोटाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओबीसी वर्ग से आने वाला नेता, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। इस मनुवादी सोच को रोक दीजिए, क्योंकि ये बिहार की जनता सुन सुनकर अब थक चुकी है। और इसीलिए चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, वो सब इस बात को कह रहे हैं। ये मनुवादी सोच गिर चुके हैं। नेताओं का पतन कितना ज्यादा हो रहा है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी वही पुरानी पार्टी है क्या? नैतिकता और नीति बचा ही नहीं है। नीरज मिश्रा जी शर्म कर लीजिए महाराज, एक चारा चौर को आप डिफेंड कैसे कर सकते हैं? एक घोटालेबाज का डिफेंड कैसे मैंडेट नहीं है कि आप बीजेपी के लिए बात करें। गढ़ में ला दिया वैसे लोग को आप डिफेंड करते हैं। अरे शर्म कीजिए महाराज, बिहार की आम जनता आप जैसे को भगा देगी। ठीक है, आप लोग वादे कर, ठीक है, महागठबंधन आप देखिएगा धूल चटा देगी आप लोगों को। अरे शर्म करिए महाराज, 60 से ज्यादा नरसंहार जिसने करवा दिए लालू प्रसाद यादव ने। मेरे पास इतना ही समय है। जब बीजेपी का बिहार को सर अजय जी प्लीज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक तो शब्दों का ख्याल प्लीज हर कोई रखे यहाँ पर। ये मैं बार बार बताती हूँ, शब्दों का ख्याल हर किसी को उसकी मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। चर्चा में बैठना है तो, और नहीं रख सकते हैं तो ससम्मान चर्चा का हिस्सा मत बना करिए। इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल यहां पर नहीं होगा। महागठबंधन की तरफ से 10 वादे, एनडीए की तरफ से 12 संकल्प ले लिए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि वादों के इस मौसम में भरोसे का पैमाना क्या है, और यह जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि त्रिपाठी जी, नीरज जी, अरुण कुमार यादव जी, कुंवर अजय साहब, रमनीश्वर सिंह दहाड़ में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।